एक गांव में दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियां रहती थीं। दोनों ही कमसिन हसीन थीं और अब उनकी उम्र के साथ साथ जवानी भी बढ़ रही थी। लेकिन उनकी किस्मत में आगे क्या लिखा था और आगे उनकी ज़िंदगी में क्या होगा, इसका अंदाज़ा भी उन दोनों को नहीं था। उनका बाप जगजीवन सिंह, जो एक मिस्त्री था, वह अपनी दोनों पत्नियों और 15 साल की किसनी व 10 साल की झिंगुरी को छोड़कर ज़्यादा रुपए कमाने के चक्कर में शहर जाकर ठेकेदारी करने लगा था। किसने उसकी पहली पत्नी मानकी की औलाद थी और झिंगुरी को तो नाजायज तौर पर मानकी की सगी बहन जानकी की कोख में आ जाने के चलते जन्म लेना पड़ा था। आज से तकरीबन 10 साल पहले 20 साल की जानकी अपनी गंभीर रूप से बीमार अपनी बड़ी बहन मानकी की सेवा करने आई थी और न जाने कब जगजीवन ने उससे टाँका भिड़ाकर उसे पेट से कर दिया था। इसके बाद वह जगजीवन की दूसरी पत्नी बनकर रह गई थी। दरअसल जगजीवन होशियार तो था, लेकिन उतना ही आवारा और मनचला किस्म का था। कई मौक़ों पर वह गांव की मजदूरियों से भी टाका भिड़ाते हुए पकड़ा जा चुका था। बस एक काम उसने ज़िंदगी में अच्छा किया था। जब इस गांव से सटे नहर के उस पार वाले गांव में एक सेठ के आलीशान भवन को अपने कुशल हाथों से बनाते हुए बड़ी मनौती के साथ पैदा हुआ इकलौते बेटे को डाकुओं के चंगुल से बचाया था। वह तो सेठ के 4 साल के उस बेटे का भाग्य था जो उस भवन की स्लैब डालने में बहुत रात हो गई थी और जगजीवन अपनी पूरी मजदूर टीम के साथ उस बनती हुई इमारत के नीचे कमरे में रुककर सोने के लिए लेटा ही था कि सेठ की पास वाली पुरानी हवेली से सेठानी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। अरे, डाकू सारा माल लूट ले जा रहे हैं, बच्चों को भी उठाकर ले गए, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। खतरे को भांपते हुए जगजीवन ने आसपास सोए सभी मजदूरों और साथ वाले सहायक मिस्त्रियों को तेजी से उठाया और पीछे के छोटे रास्ते से आगे आगे दौड़ता हुआ उस मोड़ पर पहुंच गया जहां उसके अंदाजे के मुताबिक डाकू पहुंचने वाले थे। वे डाकू 5 या 6 रहे होंगे। उनमें से कुछ तो आगे निकल गए थे और कुछ जो 2 पीछे रह गए थे। उनमें से एक डाकू की गोद में बच्चा था। जगजीवन के हत्थे वही चढ़ा। बच्चे को तो उसने छुड़ाकर अपनी गोद में ले लिया, पर उन दोनों को इसलिए दबोच नहीं पाया कि आगे गए हुए उनके साथियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। इसी बीच मौके का फ़ायदा उठाकर वे दोनों डाकू भी भाग खड़े हुए थे। सेठानी को बच्चा थमाते हुए जगजीवन बोला था, हमें अफसोस है कि हम डाकुओं को पकड़ नहीं पाए, वरना डकैती में गया सामान भी मिल जाता। तभी सेठ ने कहा, जगजीवन लाल, माल चला गया कोई बात नहीं, हम फिर कमा लेंगे, पर हमारा लाडला चला जाता तो हमारा सब कुछ चला जाता। फिर जब पूरा भवन मजबूती के साथ खड़ा हो गया तो सेठानी ने उस बच्चे के हाथों से छुआकर सब मजदूरों के साथ जगजीवन को भी खूब इनाम दिया। फिर तो जगजीवन के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। झिंगुरी भी उस डकैती वाले हादसे के कुछ ही महीनों बाद इस संसार में आ चुकी थी। देखते ही देखते वह किसनी के साथ खेलते खेलते बड़ी होने लगी। वह किसनी से ज़्यादा खूबसूरत और तेज़ दिमाग की थी। जहाँ किसनी को स्कूल जाना अखरता था, वहीं वह स्कूल में हर टीचर की प्यारी थी। जब झिंगुरी 10 साल की थी और 5वीं क्लास में पढ़ रही थी, तभी जगजीवन मौका पाकर शहर निकल गया था। शहर जाकर तो जगजीवन की और मौज हो गई। गांव का पता ठिकाना जैसे वह भूल ही गया हो। ठेकेदारी के साथ साथ जगजीवन कमसिन मजदूरनियों को बातों ही बातों से पटाकर अपनी हवस पूरी करने में भी माहिर हो चला था। आजकल उसकी नज़र बिछिया पर थी। सिर पर नौरंग धोती, एक 21 साल की बिछिया पर जब जगजीवन की नज़र पहली बार पड़ी तो पहले उसने पता लगाया कि आखिर यह कमसिन है कौन।
फिर जब उसे पता लगा कि वह बिरजू की बहन है जो बचपन में ही विधवा हो गई थी, तो उसने बिरजू को बुलाकर उस गांव का पता पूछा। फिर उसके फायदे की बात करता हुआ बोला, कल से तुम गारा मशीन पर सीमेंट रोड़ी का मिक्सचर बनाने का काम संभालोगे। मैं तुम्हें मशीन चलाना और मिक्सचर बनाना सिखा दूंगा। फिर उसने बिछिया को भी मिक्सचर मशीन पर ही लगा दिया। दूसरे काम करते मजदूरियों के साथ बिछिया भी सिर पर रोड़ी और सीमेंट का भरा टोकरा बिरजू को लाकर पकड़ाती और फिर खाली टोकरी लेकर उसे फिर से भरने वापस चली जाती। बिरजू कुछ ही दिनों में अच्छे ढंग से मशीन चलाना सीख गया। फिर वह ठेकेदार जगजीवन के गुण गाते नहीं थकता था। एक दिन मछली भात खाने के बहाने जगजीवन बिरजू के घर पर पहुंच गया। बिछिया ने उसे उस दिन खाना क्या खिलाया कि उसका तो वहाँ रोज ही जाना होने लगा। आखिर बिछिया उसके जाल में फंसने से कैसे बच पाती? उस बुझी राख की चिंगारी हवस की आग में कैसे भड़कने से बच सकती थी? जगजीवन का ज़्यादातर समय बिरजू और बिछिया के साथ अच्छा बीत रहा था। उधर हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम खत्म होने वाला था और अब बिछिया से जगजीवन ऊब चुका था। इसलिए उसने बिरजू से कहा, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, 15 दिन बाद लौटूंगा। तब तक तुम बिछिया का ख्याल रखना। आते ही मैं उससे शादी कर लूँगा। गांव का ख्याल आते ही जगजीवन को अपनी पहली पत्नी मानकी और दूसरी पत्नी जानकी के साथ किसनी और झिंगुरी की भी याद अचानक सताने लगी थी। गांव जाने से पहले उसने बाजार जाकर सबके लिए कुछ सामान खरीदा और रात वाली बस से चलकर अगले दिन अपने गांव पहुंच गया। गांव में अपने ही हाथों से बनाए गए 2 कमरों और एक बाहरी बैठक व खुले से आंगन वाले उस घर के भीतर पहुंचकर उसे हैरानी तब हुई जब उसे पता चला कि 5 साल पहले तक तपेदिक से ग्रस्त पहली पत्नी मानकी अभी तक जिंदा है और अब अच्छे से रहने लगी है। तो वह रात उसने मानकी के साथ ही बिताने की सोच ली। हालांकि शाम को घर पहुंचते ही जब उसने झिंगुरी को देखा तो देखता ही रह गया। इन 5 सालों में वह जवानी से भर जाएगी, यह तो उसने सोचा ही नहीं था। जानकी ने जब जगजीवन की नज़रों की तरफ देखा तो उसने झिंगुरी से कहा, अरे झिंगुरी, अपने बाबू के लिए चौक में जाकर कुछ मीठा और पीने का पानी लेकर आ। उसके सामने से हटते ही जानकी बोली, तुम क्या समझते थे वह 10 साल वाली बच्ची ही रहेगी? अरे 10वीं कक्षा में दाखिला लेकर आगे की पढ़ाई कर रही है। तभी उसने कहा, और किसनी? जानकी ने कहा, उसने तो तुम्हारे जाने के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी और मेरे साथ मजदूरी पर जाने लगी थी। लेकिन वह है कहाँ? दिख क्यों नहीं रही? जगजीवन के इतना पूछते ही आसपास एकदम से सन्नाटा छा गया और मानकी अचानक रोने लगी। उसे रोता देखकर जगजीवन ने जानकी की तरफ देखते हुए पूछा, अरे इसे क्या हुआ? किसनी के बारे में पूछते ही यह रोने क्यों लगी? जानकी को भी तुरंत कुछ जवाब नहीं सूझा। वह कुछ बताती तब तक मिठाई और पानी का भरा गिलास लाकर अपने पिता को देते हुए झिंगुरी बोली, वह जीवन मिस्त्री के साथ भाग गई। दोनों अम्माओं ने उसे बहुत समझाया कि बाबू आ जाएंगे तो उनसे कहकर हम तेरी शादी उसी से करवा देंगे जिसे तू चाहेगी। पर वह यही बोलती रही कि इस घर की चौखट पर कोई भी लड़के वाले बारात लेकर कभी नहीं आएगा। क्यों बापू, वह ऐसा क्यों सोचती थी? तुम यहाँ होते तो क्या उसकी शादी धूमधाम से ना करते? आखिर तुम हम सबको अकेले छोड़कर शहर गए ही क्यों? जगजीवन के चेहरे पर पल भर के लिए तनाव के भाव आए। फिर वह बड़बड़ाया, चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। भाग गई तो हम सबका बोझ ही तो हल्का हुआ। बोझ? मैं कुछ समझी नहीं बाबू। इसका मतलब तो यह हुआ कि दीदी अगर बोझ थी तो मैं भी तो झिंगुरी। आगे कुछ कहती कि पास खड़ी जानकी ने उसका मुंह बंद कर दिया। मीठा खाकर और पानी का गिलास खाली करके जगजीवन ने झिंगुरी को तेजी से घूरा, फिर अपनी
त्योरी पर बल डालता हुआ उठ खड़ा हुआ और मानकी के पास जाकर उसे समझाते हुए बोला, अब इस रोने धोने से कुछ न होगा, समझ लो एक बड़ा काम अपने आप हो गया और खर्चा भी बच गया। उसने एक बार फिर झिंगुरी को घूरा, फिर जानकी के पास जाकर बोला, मैं गांव घूम कर आता हूँ, आकर खाना खाऊंगा, तुम मानकी के कमरे में ही मेरा बिस्तर लगा देना, उसे तसल्ली की बहुत ज़रूरत है। यह कहकर जगजीवन बाहर निकल गया। जानकी समझ गई कि हो न हो वह देसी शराब के ठेके की तरफ ही गया होगा। उसका सोचना सची था, क्योंकि जब वह लौटा तो झूम रहा था। खाना खाकर मानकी को साथ लिए हुए वह उस कमरे में जाकर लेट गया। उस रात अपनी माँ जानकी के पलंग पर ही उसकी बगल में लेटकर झिंगुरी ने सवाल पूछ डाला, माँ, जब बड़की अम्मा को पिताजी का बकायदा बाजे गाजे और बारात लेकर ब्याह कर लाए थे तो तुमने क्यों उन्हीं से शादी कर ली? वो अपनी बड़ी बहन मानकी की गंभीर बीमारी में उनकी सेवा करने कुछ दिनों के लिए यहाँ अपनी जीजा के पास आई थी, लेकिन जीजा ने मुझे अपने प्रेम जाल में ऐसा फांसा कि इतना कहकर जानकी भरे गले से बोली, उस समय तू मेरे पेट में आ गई थी और मेरे पास दो ही रास्ते थे कि तेरे साथ अपनी जीवन लीला ख़त्म कर लूँ या अपनी बीमार पड़ी बहन की कसम पूरी करूँ। कसम? कैसी कसम माँ? उस समय तेरी बड़की माँ बीमारी के चलते रात भर खांसती रहती थी। तपेदिक की वजह से खून की उल्टियाँ भी हो जाती थी। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। किसनी तब 4 साल की थी। उस समय मुझे तेरी बड़की अम्मा ने समझाया कि देख, अब तू वापस मायके जाएगी भी तो कौन सा मुँह लेकर, और जाएगी तो सोच, माँ बाप जीते जी ही मर जाएंगे। फिर मैं भी अब ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रहने वाली। तू अब जगजीवन की पत्नी बनकर ही यहाँ रह ले। किसनी की भी परवरिश हो जाएगी और तेरा बच्चा भी बच जाएगा। तभी झुंगरी ने कहा, इसका मतलब मैं नाजायज़ हूँ? उसकी माँ ने कहा, ऐसा मत बोल मेरी प्यारी बेटी, तू ही तो मेरे जीने की एक वजह है। इतना कहकर जानकी ने झुंगरी को कसकर अपनी छाती से चिपका लिया। अपनी माँ की छाती से लगी हुई झिंगुरी बोली, लेकिन माँ, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि हम चारों को गांव में छोड़कर पिताजी शहर क्यों चले गए, और गए तो इतने साल बाद क्यों लौटे? क्या उन्हें हमारी याद तक न आई होगी? किसनी दीदी के बारे में सुनकर भी वे ऐसे बोले जैसे उनका भाग जाना बहुत छोटी सी बात हो। तू इतना ज़्यादा मत सोच। अब तो तेरे बापू लौट आए हैं, अब तू सो जा। सो जाऊंगी, पर माँ, मैं बाबू को परिवार की जिम्मेदारियों से मुंह छिपाकर शहर तक न जाने दूंगी। जब तक वो मेरी पसंद के लड़के से शादी करके मुझे विदा नहीं कर देंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मैं भी उनके साथ इस बार शहर जाकर रहूंगी, भले ही मुझे वहाँ गारा मिट्टी ढोना पड़े। तो क्या तूने गारा मिट्टी ढोने के लिए पढ़ाई की है? तूने भी तो हालत के आगे हार मानकर अपने शरीर को क्या इसीलिए एक ऐसे इंसान को सौंप दिया था कि वह तुम्हें मजदूरन बनाकर खुद शहर चला जाए? माँ, किसनी के प्रति उनके बदलाव को देखकर आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम तो कहती थी कि वह अपने परिवार की अच्छी परवरिश और बेटियों के सुगत भविष्य के लिए खूब सारे रुपए कमाने शहर गए हैं। हाँ बेटी, कहकर तो यही गए थे, लेकिन माँ, अगर बापू ने रुपया कमाया होता तो हम बहनों के लिए ढंग के कपड़े और तुम दोनों के लिए सोने के गहने लेकर आए होते। जैसे कपड़े वे शहर से लेकर आए हैं, वे तो यहाँ गांव में भी मिल जाते हैं। बड़ी देर तक झिंगुरी जानकी से ऐसी ही बातें करती रही। उसे गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं क्यों बड़की अम्मा और माँ उसके पिता को परमेश्वर का दर्जा देती हैं। क्या कोई बाप अपनी लड़की को ऐसी नज़रों से घूरता है जैसे उसका बापू घूर रहा था? ऐसी नज़रों से तो उसे गोपाल ने आज तक नहीं घूरा, जो उसे जी जान से प्यार करता है और हमेशा कहता है कि वह उससे शादी करके अपनी दुल्हन के रूप में विदा कर ले जाएगा।
ऐसी ही बहुत सी बातें सोचते सोचते झुंगरी सो गई। जानकी की तो न जाने कब की आंख लग गई थी। अगले दिन सवेरे जगजीवन ने चाय नाश्ता किया, फिर दोपहर का खाना खाकर गांव के अपने पुराने दोस्तों से मिलने चला गया। झिंगुरी सोचती रही कि अब वह अपने बाबू से बहुत सारे सवाल पूछेगी। क्या किसनी के भाग जाने का उन्हें कोई मलाल नहीं है? क्या वे उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं करेंगे? फिर रात को जब जगजीवन लौटा तो नशे में झूम रहा था। आते ही उसने आंगन में पड़े तख्त पर बैठकर जानकी को आवाज़ लगाई, बहुत तेज भूख लगी है, खाना लाओ। रात के लगभग 9 बज चुके थे। चूंकि सालों बाद जगजीवन घर लौटा था तो मानकी ने पूरी कचौरी के साथ जगजीवन की पसंद की बहुत सारी चीज़ें बना डाली थी। झुंगुरी लगातार बड़की अम्मा के साथ रसोई में जुटी रही थी। वैसे भी किसनी के भाग जाने के बाद से वह ज़्यादातर समय उन्हीं के साथ गुजारती। आज सवेरे ही बड़की अम्मा ने झुंगुरी को समझा दिया था कि कल रात को तेरा बाबू थका हारा शहर से लौटा था तो मेरे कमरे में सो गया, इसलिए तुझे अपनी माँ के पास सोना पड़ा। लेकिन आज वह तेरी माँ के कमरे में समय बिताएगा, इसलिए तुम मेरे पास रहना, जानकी वाले कमरे में मत जाना। झुंगुरी ने मन ही मन कहा, अरे बड़ी अम्मा, अब हम भी जवान हो गए हैं और खूब समझ रहे हैं कि कल बापू क्यों तुम्हारे कमरे में सोए और आज क्यों अम्मा के कमरे में सोएंगे। फिर खाना खाकर एक मस्त डकार लेता हुआ जगजीवन जाकर जानकी के कमरे में लेट गया। वह जाते जाते जानकी को हिदायत दे गया, तू भी जल्दी से खाना खाकर कमरे में आ जा। झिंगुरी ने गौर किया कि उसकी माँ ने उस हिदायत को सुनकर ठीक से खाना भी नहीं खाया और उसे वह बड़की माँ को खाते हुए छोड़कर जल्दी से हाथ धोकर जगजीवन के पास चली गई। झिंगुरी मन महसूस कर रह गई। उधर जानकी के साथ बिस्तरबाजी के बाद जगजीवन बोला, तुम्हारे साथ तो आज भी पहले जैसा मज़ा आया। जानकी ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, पर बाद में वह बोली, तुम तो हम सबको ऐसे छोड़ कर गए कि पिछले 5 सालों तक हमारा कोई हालचाल नहीं लिया। तुम्हारे जाने के बाद परिवार के भरण पोषण के लिए मजदूरी करते करते यह देखो मेरे उन नाजुक हाथों का क्या हाल हो गया, जिन्हें तुम शुरू में चूमते नहीं थकते थे। मेरे साथ साथ किसने भी मजदूरी करके कमाई करने लगी थी। उसने अपनी सारी कमाई अपनी माँ के इलाज में खर्च कर डाली। इधर दीदी तपेदिक रोग से ठीक हुई और उधर एक रात जवान मिस्त्री जीवन किसनी को चुपचाप भगा कर ले गया। तब से झुंगुरी बहुत बेचैन रहने लगी है। झुंगुरी का नाम आते ही जगजीवन ने पलंग के पीछे की दीवार पर अपनी पीठ टिकाते हुए कहा, जानकी, अपनी झुंगरी को सवेरे तो मैं देखता ही रह गया था। बिल्कुल तुम्हारी तरह ही सुंदर चेहरा और शरीर की उठान है, लेकिन तुम उस समय झुंगरी को इतने गुस्से से क्यों घूर रहे थे? सच बताओ, किसनी के भाग जाने की सुनकर तुम्हें बुरा नहीं लगा? उसने कहा, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? हम उसके लिए लड़का ढूंढते, उसने खुद अपना जीवन साथी ढूंढ लिया। तभी जानकी ने कहा, लेकिन उसकी शादी हम विधि विधान से करते तो शायद इस घर पर मेरे चलते लगा एक पुराना कलंक मिट जाता। यह कहकर जानकी उस समय में चली गई जब वह गांव में सौत के नाम से जानी जाने लगी थी। कुछ देर बाद वह अपने आप को सामान्य करते हुए जानकी जगजीवन से बोली, किसनी तो भाग गई, लेकिन उस समय हमें लोगों के इतने ताने सुनने पड़े और हम पर क्या गुजरी यह तुम नहीं समझ पाओगे। इतना सुनकर जगजीवन ने उसे समझाते हुए कहा, तू इन गांव वालों की बातों को दिल पर ना ले। अरे ये तो ऐसे ही बकते रहते हैं। इन्होंने कभी शहर देखा हो तो समझ में आए कि वहाँ कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। इन सब बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देता। इतना कहकर जगजीवन चुप होकर जानकी को गौर से देखने लगा। एक बार उसके मन में फिर हवस का ज्वार उठा और वह जानकी से फिर लिपट गया। कुछ देर बाद जगजीवन के खर्राटे कमरे में गूंजने लगे, लेकिन जानकी को नींद नहीं आई। वह जगजीवन के पास से हटकर नीचे बिछी दरी पर लेट गई।
कल रात झिंगुरी की कही बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी कि वह जब तक उसके पिता उसकी पसंद के लड़के से विधिवत शादी करके विदा नहीं कर देते, तब तक वह उन्हें शहर नहीं जाने देगी। तो क्या झुंगरी भी किसी लड़के के चक्कर में फंसी हुई है? कहीं वह भी किसी के साथ भाग गई तो क्या होगा? ये विचार आते ही जानकी उठकर पास वाले कमरे में चली गई। झिंगुरी की भी आंखों में नींद नहीं थी। बड़की अम्मा अपनी खाट पर गहरी नींद में सो रही थी। माँ को अपनी खाट के पास देखकर झिंगुरी उठकर बैठ गई और बोली, माँ, तू अब तक सोई नहीं? तभी जानकी बोली, हाँ, तेरे बापू के सो जाने के बाद जाने क्यों तेरी बातें मेरे कानों में गूंजने लगी। सच सच बता, क्या तू भी किसी लड़के के प्यार में फंसी है? झिंगुरी ने अचानक माँ के होठों पर हाथ रखते हुए कहा, यहाँ नहीं, चलो बाहर बरामदे में पड़े तख्त पर लेट कर बातें करते हैं। यहाँ बात करेंगे तो बड़की अम्मा की नींद खुल सकती है। फिर वे दोनों वहाँ से हटकर तख्त पर आकर लेट गईं। झिंगुरी ने बताया, माँ, मैं भी अब 16 साल की होने जा रही हूँ। आप तो इस उम्र से गुजर चुकी हो। सच तो यह है कि मेरे चाहने वाले इस गांव में बहुत से लड़के हैं, पर ज़्यादातर मेरे शरीर से खेलना चाहते हैं। एक लड़का गोपाल है जो मुझे दिल से चाहता है। सुनार काका का इकलौता लड़का है। उसका यही कहना है कि मैं तुम्ही से शादी करूँगा, माता पिता को भी मना लूँगा, पर भाग कर शादी नहीं करूँगा। वह मुझे अपनी माँ से भी मिलवा चुका है। सच तो यह है कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी बारात आए। मैं दुल्हन का लाल जोड़ा पहनकर आप सबसे विदा लूँ, आपके ऊपर लगे कलंक को मिटा दूँ। पर बापू, क्या यही उनका चरित्र है? हम सबको छोड़कर शहर भाग जाना, अपनी लड़की के भाग जाने पर यह कहना कि वह भाग गई तो अच्छा ही हुआ, हमारा बोझ ही तो कम किया उसने। और रोज़ शराब पीना। माँ, मुझे कल रोकना नहीं। कल मेरी अपने बाबू से लड़ाई होकर रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे मारेंगे पीटेंगे, पर मेरे सवालों के जवाब उन्हें देने ही होंगे। यह भी बताना होगा कि शहर जाकर कितना कमाया, कमाया भी या। इस बार जानकी ने झुंगुरी के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया। रात बहुत हो चली थी। थोड़ी देर में ही उन दोनों को नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। सवेरे चौके की खटर पटर से उन दोनों की आंखें खुली। मानकी जगजीवन के लिए चाय बना रही थी। जगजीवन आंगन में नल के पास खड़ा मंजन कर रहा था। जानकी उठकर शौचालय में घुस गई और झुंगुरी बड़ी माँ के पास चौके में पहुंचकर बोली, अम्मा, हम भी उठ गए हैं और हम भी बाबू के साथ बैठकर चाय लेंगे। जब तक माँ बाहर निकलती है मैं भी ब्रश कर लेती हूँ। जगजीवन हाथ मुंह धोकर बरामदे में पड़े उसी तख्त पर बैठ गया और सामने आंगन में गेंदे और गुलाब के खिले फूलों के पौधों को देखकर खुश होता हुआ ब्रश करती हुई झुंगुरी से पूछ बैठा, ये क्यारियों में इतने सुंदर फूलों के पौधे किसने लगाए? किसने? दीदी ने। कितना शौक था उन्हें पेड़ पौधे लगाने का। आज वे होती तो यह बगीचा और भी अच्छा दिखता। यह कहते हुए झुंगुरी जगजीवन के पास आकर बैठ गई। जानकी भी फ्रेश होकर मंजन करने के बाद वहीं आ गई। तभी मानकी एक हाथ में चाय वाले 4 कप पकड़े और दूसरे हाथ में चाय भरी गरम केतली लिए बाहर आने लगी तो झिंगुरी ने लपक कर उनके हाथ से गरम केतली ले ली और बोली, अम्मा, तुम भी ना मानती नहीं हो। अरे, मैं तो तुम्हारी आवाज़ का इंतज़ार कर रही थी। जानकी चाय के साथ खाने के लिए अपने हाथ से बनाई मठरिया लेकर आ गई। चारों चाय पीने लगे। तभी झिंगुरी बोली, अब तो तुम हम सबको छोड़कर शहर नहीं जाओगे ना बाबू? जगजीवन बोला, अभी इतनी जल्दी तो नहीं जाएंगे। मतलब अभी ना सही, लेकिन छोड़ कर जाओगे ज़रूर। तभी जगजीवन बोला, हाँ, पैसा कमाने के लिए जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ गांव में क्या रखा है? तभी झिंगुरी बोली, और लौटोगे तब, जब मैं भी किसी के साथ भाग जाऊंगी। तभी जगजीवन ने कहा, अरे, यह क्या बकवास कर रही है जानकी, इसे समझाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। जगजीवन चिल्लाया। तभी जानकी बोली,
मैं इसे समझाने वाली कौन होती हूँ। झुंगरी अब बड़ी हो गई है, समझदार भी है। 2 साल बाद यह शादी की उम्र में पहुंच जाएगी। लड़का तो इसने भी पसंद कर रखा है, लेकिन इसकी एक ही इच्छा है कि वे भाग कर शादी नहीं करेगी, बाकायदा इस घर से विदा होकर जाएगी। अभी तो इसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। मानकी, जो अब तक चुप थी, एकदम से बोल पड़ी। झुंगरी ने सही तो कहा। तुम गांव तभी तो आए हो जब किसनी भाग गई, और जिसका तुम्हें अफसोस तक नहीं जताया। फिर जब तुम शहर पैसा कमाने के इरादे से गए थे तो इन 5 सालों में बहुत कमा लिया होगा। आखिर वह कमाया हुआ पैसा कहाँ गया? फिर तुम जवान लड़की पर हाथ कैसे उठा सकते हो? हम दोनों के साथ तुमने बहुत मनमानी कर ली। किसनी भी जाने किस बात से डरती रही, जबकि वह कहती रहती थी कि मेरा बापू अपने कर्मों के चलते गांव छोड़कर भागा है, इसलिए मुझसे शादी करने को कोई तैयार नहीं है। मेरे कानों में आज भी किसनी के शब्द गूंजते रहते हैं, जब उसने कहा था कि माँ, अब तू बिल्कुल ठीक हो गई है, तेरा ख्याल रखने के लिए छोटी माँ और झिंगुरी हैं। इसलिए मैं किसी सवेरे तुझे घर में ना दिखी तो समझ लेना कि जीवन के साथ भागकर मैंने शादी रचा ली है। बारी बारी से सबके मुंह से सच्चाई सुनकर जगजीवन हैरान रह गया। सोचने लगा कि हकीकत में उसने अब तक कमाया ही क्या है। रुपया पैसा जो उसने कमाया वह सब अय्यासी में ही खर्च कर डाला। रही इज्जत तो वह भी कमा नहीं पाया। झुंगरी सही तो कह रही थी कि शायद जब मैं लौटता तब तक वह किसी के साथ भाग चुकी होती, लेकिन वह यह भी तो कह रही है कि उसका चाहने वाला तो है, पर भागेगी नहीं। तब तक इंतज़ार करेगी जब तक उसको दुल्हन के रूप में कोई विदा करा कर नहीं ले जाएगा। एक विचार अचानक जगजीवन के मन में कौंधा और उसने पूछा, तेरी माँ अभी कह रही थी कि तूने किसी लड़के को पसंद कर रखा है, कौन है वह? सुनार काका का इकलौता लड़का गोपाल। अरे, कहाँ वह सुनार परिवार और कहाँ मैं एक मामूली मिस्त्री। बस यही कमी है बाबू तुम में कि अपने को कम आंकना। तुम्हें पता नहीं है कि गोपाल की माँ तुम्हारा कितना गुणगान करती हैं। जगजीवन ने कहा, वह क्यों करती हैं? तभी उसने कहा, क्योंकि बहुत पहले तुमने उनके गोपाल को डकैतों के चंगुल से बचाया था। ये तो फिरौती के चक्कर में उसे बचपन में उठाकर ले जाने वाले थे। गोपाल की माँ तो अक्सर कहती है कि जब भी तेरा बापू शहर से वापस आए तो उसे मुझसे मिलाने के लिए ले आना। ओह करते हुए जगजीवन ने झिंगुरी को अपने करीब बुलाया और उसको सीने से लगाता हुआ बोला, मेरी बच्ची, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अब मैं शहर नहीं जाऊँगा। यहाँ गांव में तुम सबके साथ रहकर काम करूँगा और 2 साल बाद तेरी शादी धूमधाम से करूँगा और तेरे किसने दीदी को भी मैं ढूंढ निकालूंगा और फिर तेरे मंडप में ही इज्जत के साथ उसकी भी शादी कराकर विदा करूँगा। इतना कहते ही जानकी और मानकी की नज़रें आपस में टकराई। फिर अचानक दोनों एक दूसरे के गले लिपट गई। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।